आर्टिकल है कि जो आईएमएफ का मॉडल है, इमर्जिंग जितनी भी इकोनॉमीज़ है अगर उसको फॉलो करती हैं तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक जो वो इंटरवीन नहीं करता है। तो हम ये देख लेते हैं कि एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है और एक्सचेंज रेट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्सचेंज रेट बेसिकली एक रेट ऑफ एक्सचेंज है जहाँ पे एक कंट्री की करेंसी जो है वो एक्सचेंज की जाती है दूसरी कंट्री की करेंसी से। जैसे यूएस का डॉलर है, अगर हम उसे एक्सचेंज कर रहे हैं आईएनआर से, तो इसको जब हम एक्सचेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब यहाँ पर बेसिकली ये शो क्या करता है कि जो भी डिमांड है कंट्री की, जो गुड्स सर्विसेज एसेट्स, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड होगी वो शो करता है एक्सचेंज रेट। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा फिक्स्ड। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो होगी वो करेंसी की जो वैल्यू है वो फिक्स कर देती है या तो पैक्ड कर देती है किसी रिलेटिव बेंचमार्क से। जैसे मान लो यहाँ पर कि 1 kg जो गोल्ड है अगर आपके पास है तो आप 100 रुपये प्रिंट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जो 1 kg गोल्ड है वो इस 100 रुपये की वैल्यू को पैक्ड कर दिया गया है और ये इसकी बैकिंग कर रहा है कि अगर आप 100 रुपये आपका जो मार्केट में घूम रहा है उसकी एक वैल्यू है 1 kg गोल्ड की। तो ये पैकिंग सिस्टम ये पहले चलता था, अब ज़्यादातर कंट्रीज इसे अडॉप्ट नहीं करती। अभी जो सेकेंड वाला सिस्टम है वो है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो डिसाइड करती हैं, जो भी हमारा करेंसी की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करती है मार्केट फोर्सेस, जो भी सप्लाई और डिमांड है करेंसी की मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में वो। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्सिबल। थर्ड हो जाएगा हमारा मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है कि ये बेसिकली हाइब्रिड मॉडल है फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड का, जिसका रेट जो है वो डिसाइड करता है यहाँ पे मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं इन जनरल। अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई कि अगर डॉलर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया, जैसे इंडिया ने अडॉप्ट करके रखा हुआ है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, जहाँ पर अगर अगर $1 मान लो 75 रुपीज़ का था अभी कुछ समय पहले, अब 75 से वो 89 में चला गया। तो एक्सेसिवली जब रुपया कमज़ोर हो रहा है तो वहाँ पे आरबीआई इंटरवीन करता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बारे में ही ये पूरा आर्टिकल है। तो यहाँ पे आरबीआई का इंस्टेंस यही है कि आरबीआई भी ये रिमाइंड करा रहा है आईएमएफ को कि एक्सेसिव वॉलेटिलिटी जो एक्सचेंज रेट होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। और आईएमएफ ने जो रिकमेंड किया है कि इमर्जिंग मार्केट जो है वो अगर वो स्टेप इन नहीं करते हैं तो कुछ स्टेटेड जो पॉलिसीज़ हैं कि कैसे इमर्जिंग मार्केट जो है वो होल्ड कर रहा है बफर और किस प्रकार के जो कंटीजेंसीज हैं वो लाइन यहाँ पे लाइंस कर रही हैं। तो यहाँ पर बेसिकली उसके बारे में लिखा हुआ है कि आरबीआई ने मेंटेन किया है कि वो इंटरवीन करेगा जब भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाएगी, और वो टारगेट नहीं कर रहा है किसी लोकल मॉनेटरी यूनिट को लेके। या रिसेंट टाइम में जैसे आरबीआई ने बहुत ज़्यादा इंटरवीन किया कि वो 89 रुपये जो का जो मार्क है उसके ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए अब रीज़न क्या है कि क्यों आरबीआई इंटरवीन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तो उन्होंने ये बोला है कि जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो कंजप्शन नहीं होगा। तो जब कंपनीज़ के द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल भी तो नीचे चला जाएगा। तो उसको पुश करने के लिए यहाँ पे जो जीएसटी टैक्स रेट का जो स्लैब बनाया गया था उसको रिड्यूस किया गया है। अब जीएसटी, इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी 2.0 भी। तो जीएसटी 2.0 में क्या कर दिया गया है, बेसिकली जीएसटी 2.0 में जितने भी स्लैब्स थे उनको रिड्यूस करके 3 स्लैब्स में कर दिया है। अभी हमारा है पहला मेरिट रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिट रेट 5%। और ये अप्लाई होता है बेसिकली इसेंशियल गुड्स पर, जो भी हमारे जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी यूज़ होती हैं उसके लिए। अब दूसरा है हमारा 18% जो स्टैंडर्ड रेट है, ये कवर करता है ज़्यादातर दूसरे आइटम्स जो भी हमारी इकॉनमी में है। और तीसरा है हमारा डीमेरिट रेट, ये हमारा है 40%। जितने भी हमारे जो लग्जरी गुड्स हैं या सिंस हैं, जैसे कि टोबैको के प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहल हो गया, इन सबको 40% में कर दिया, जो भी लग्जरी कार्स हो गई उनका। तो ये हमारे हो गए। अब ये टैक्स रेट इन्होंने रिड्यूस किया है तो जो भी मिडिल क्लास जो लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो 2 व्हीकल हो चाहे वो एसीज़ हो, तो इसका क्या होगा, कंजप्शन जो होगा वो हमारा क्या बढ़ेगा, कंजप्शन को इंक्रीज़ करना है तो कंजप्शन यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो कंजप्शन यहाँ पे और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल जो है वो हाई होगी, तो कंपनी फिर से यहाँ पे एक्सपैंड करना स्टार्ट हो जाएगी।
तो उन्होंने यही बोला है कि अभी हम ग्रो कर रहे हैं 6.5% से, हमारा फोरकास्ट है कि 6.8% से हम करेंगे, बट ये इंडिया का डेस्टिनेशन नहीं है और ना ही हमारा ये पोटेंशियल है, ना ही हमारी ये एस्पिरेशन है हम इससे ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो अभी जो करंट बूस्ट जो किया है कंजप्शन पे, वो कहीं ना कहीं ब्रिज करेगा जो भी हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की है उसको, और जो नई इन्वेस्टमेंट है वो इकॉनमी में आएगी। जब देखेंगे कि इकॉनमी एक्सपैंड करेगी तो बाहर की जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी। तो उन्होंने ये बोला है कि ये यूटिलाइज़ करेंगे जो भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स में, कि वो इन्वेस्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर यहाँ पे कंडीशन जैसे जीएसटी टैक्स रेट्स के थ्रू इन्होंने सिंप्लीफाई किया है कि जो भी बिजनेसेस आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे जीएसटी फाइलिंग करने में, या फिर इनको जो टैक्स स्लैब से रिड्यूस किया है कि वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसके बारे में। तो यहाँ पे आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर ने यही कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ईज़ करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि इन्फ्लेशन डिसाइड करती है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। एक होता है आरबीआई जो इसका हेड होता है, और दूसरा होता है आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर, और तीसरा होता है आरबीआई नॉमिनेट करती है, और बाकी के 3 मेंबर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं इन्फ्लेशन का टारगेट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी को ईज़ करना चाहते हैं जिससे बिजनेस का एक्सपेंशन हो पाए। तो ये क्या करेंगे कि जो रेपो रेट होता है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो रेपो रेट को रिड्यूस करेंगे तो बैंकों के पास जो लोन के लिए, जैसे बैंकों के पास लोन के लिए पैसा ज़्यादा होगा, पैसा अगर लोन के पास पैसा अगर ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, बिजनेस एक्सपेंशन होगा, और बिजनेस अगर एक्सपेंशन होगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर वही है कि करंट ग्रोथ रेट हमारी 6.5% है, फोरकास्ट 6.8% है। पॉलिसी रेट में भी यहाँ पे मेंटेन किया गया है कि रेपो रेट जो है 5.5% रखेंगे, और इन्फ्लेशन भी हमारा जो है वो लोअर फोरकास्ट हुआ है 2.6%। इन्फ्लेशन भी कम हुआ है 3.1% से कंजप्शन बढ़ाने के बाद। तो वही मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन को टारगेट किया गया है कि कैसे हम कंजप्शन को बढ़ा सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को ईज़ करके भी, और इन्फ्लेशन को टारगेट करके भी। तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग यही है कि जब आरबीआई जो है वो देख रहा है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और उन्होंने बोला है कि मेजॉरिटी में जितने भी लोग हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि आरबीआई को कंटिन्यू टारगेट करना चाहिए हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है हम ये देख लेते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है, टोटल इन्फ्लेशन जो हमारी इकॉनमी में होता है वो कंज्यूमर की जो बास्केट में आता है, और ये एक वाइड रेंज को, जैसे जो भी हमारे गुड्स हैं सर्विसेज हैं, ये इंक्लूड करता है वॉलेटिलिटी को भी, जो कि कोर में नहीं होता है। जो कोर इन्फ्लेशन होता है, जैसे वॉलेटिलिटी हमारा फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस होते हैं ये काफ़ी चेंज होते रहते हैं डे बाय डे, तो इसको ये इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ ने और काफ़ी लोगों ने यही सजेस्ट किया कि आरबीआई को कंटिन्यू करना चाहिए और टारगेट करना चाहिए उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन, कि आरबीआई टारगेट करे अपना जो 4% का इन्फ्लेशन है वो, और 2% उसका टॉलरेंस लेवल का जो बैंड है। तो इन्फ्लेशन कभी भी आरबीआई टारगेट करती है तो 4% ±2, तो ये इसी बैंड में रहेगी।